सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके हिंदी विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी विषय उसमें आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सारे क्वेश्चंस को। वीडियो के शुरू होने से पहले आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि आप लोग के फ्रेंड्स भी आकर के कमेंट्स कर सकें, वीडियोस के क्वेश्चंस के आंसर दे सके। वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके आंसर जब आपके फ्रेंड्स भी देंगे, आप भी दोगे, तो आप जान पाओगे कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है और उनकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है। तो दोस्तों, साथ में पढ़ने में मजा भी आता है और आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर भी देते हैं और आपका माइंड भी वीडियो में लगा रहता है, कंसंट्रेट होकर के आप पढ़ पाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। उम्मीद करती हूँ आपने अब तक शेयर कर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द यानी कि दो शब्दों के योग से कौन सा शब्द बना है? दशानन, परोपकार, चतुर्मुख, गोपाल। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, दशानन ये रावण के लिए यूज होता है, चतुर्मुख और गोपाल, चार है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी, चतुर्मुख हो गया। गोपाल शब्द यहाँ पर यानी कि गायों को पालने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर दशानन का मतलब रावण हो गया, चतुर्मुख यानी कि ब्रह्मा जी, और गोपाल का मतलब हो गया यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान। तो यहाँ पर ये तीनों ही योग रूढ़ शब्द हैं, क्योंकि ये तीसरा अर्थ दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो परोपकार है, परोपकार को जब हम अलग अलग करेंगे दोस्तों, तो ये पर धन उपकार होगा, पर धन उपकार होगा, और इस तरीके से परोपकार बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या था? दूसरे पर उपकार। तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, दोनों ही अपना अर्थ दे रहे हैं। पर मतलब दूसरे का, उपकार मतलब सेवा करना, दूसरे के ऊपर उपकार करना। तो ये दोनों ही शब्द अपना अपना अर्थ दे रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन बी जो है परोपकार, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दशानन, चतुर्मुख और गोपाल ये तीनों ही क्या है? योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, ये तीसरा अर्थ बता रहे हैं। जबकि परोपकार कैसा है? यौगिक शब्द है। परोपकार की तरह ही हम और भी बहुत सारे यौगिक शब्द देखते हैं, जैसे कि डाकघर, डाकघर के अलावा पीलापन, देशवासी, देश में रहने वाले, देशवासी। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा घर वाला, घर और वाला शब्द से मिलकर बना, विद्यालय, विद्या और आलय शब्द से मिलकर बना हुआ। तो ये सब यौगिक शब्दों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पर्ण का तद्भव रूप क्या है? पर्ण का तद्भव रूप पूछ रहा, तत्सम रूप नहीं पूछ रहा, तद्भव रूप पूछ रहा है। पत्र, पर्ण, पन्ना या फिर पत्रा। तो पर्ण का तद्भव रूप दोस्तों पत्र होता है। ठीक है, पत्र, पत्र को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? पर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य। तो उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ, यानी कि हुसैन जो है वो बहुत अच्छे पेंटर हैं और वो पेंट करते हैं, और उसी चित्र को उठाओ जो हुसैन ने बनाया है। तो यहाँ पर किसी की विशेषता बताई जा रही है और यहाँ पर इस वाक्य में हुसैन की विशेषता बताई जा रही है। तो ये विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा बनाए गए चित्र को उठाने की बात की जा रही है, तो यानी कि ये बहुत अच्छा बनाते हैं, विशेष चित्र बनाते हैं। तो उसी चित्र को, किसी एक ऐसे चित्र को उठाना है जिसको हुसैन ने बनाया है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये है मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी जो है मिश्र वाक्य, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घटुअन चलत रेणु तनु, मंडित मुख दधि लेप किए। ये किस प्रकार का, इसमें किस प्रकार का रस है? शांत रस है, हास्य रस है, वात्सल्य रस है या करुण रस है? तो दोस्तों ये जो है ये सूरदास जी की रचना है, और सूरदास जी ने कहा है, इस पूरे के पूरे जो आप देख रहे हो इस रचना में इन्होंने कहा है श्री कृष्ण भगवान के बारे में। किसके बारे में कहा? श्री कृष्ण भगवान जब छोटे थे। ठीक है, जब वो छोटे थे तो किस तरीके से जो यशोदा माँ है उन्हें किस तरीके से प्यार करती हैं, लाड करती हैं, और वो घुटने के बल ही चल पाते हैं, वो इतने छोटे हैं। और एक दिन उन्होंने ताजा माखन हाथ में लिया और लीला करने लगे। तो इस तरीके से
श्री कृष्ण भगवान के छोटे छोटे हाथों में जो माखन है वो शोभायमान है, इस तरीके से इन्होंने इसका वर्णन किया है। और जो उनके नेत्र हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं और उनके शरीर पर मिट्टी लगी हुई है क्योंकि वो मिट्टी में भी खेल रहे होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बाल कृष्ण यानी कि भगवान के बाल रूप का वर्णन किया गया है और उनके बालों के बारे में, हर चीज के बारे में उन्होंने बताया है इस पूरे के पूरे रचना में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वात्सल्य रस, ये सही हो जाएगा। वात्सल्य रस में माता पिता का प्रेम इस तरीके से दिखाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस या करुण रस में से कौन सा रस है? तो दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हो, यहाँ पर क्रोध लिखा हुआ है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये रौद्र रस का एग्जाम्पल है, क्योंकि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा उसका जो तन है, उसका शरीर है कांपने लगा, और मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब सोते हुए सागर को जगाने का मतलब क्या, तरीके से बहुत ज्यादा क्रोधित व्यक्ति, तो ये रौद्र रस हम कह सकते हैं, रौद्र रूप। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, गज भर की छाती होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? मोटापा बढ़ाना, उत्साहित होना, मजबूत होना या परिश्रमी होना। तो गज भर की छाती होना, इस मुहावरे का दोस्तों अर्थ होता है उत्साहित होना, किसी काम के लिए अत्यधिक उत्साहित होना। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। खून पसीना एक करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत तापमान होना, तेज दौड़ना, कठिन परिश्रम करना या इनमें से कोई नहीं। तो इस मुहावरे को आप सभी ने सुना है, खून पसीना एक करना, खून पसीने की कमाई यानी कि कठिन परिश्रम करके इंसान जब कमाता है तो उस कमाई को हम क्या कहते हैं? खून पसीने की कमाई कहते हैं। तो यहाँ पर कठिन परिश्रम करना जो है ये ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बड़े न हुजे गुणन बिनु, रिद बड़ाई पाए, कहा धतूरे 100 कनक, गहनों गढ़ो न जाए। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है, व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, यश और ख्याति, उसको बहुत सारा धन दौलत हर चीज मिल जाए उसको जीवन में, लेकिन बिना गुणों के, बिना वैल्यू के वह महानता प्राप्त नहीं कर सकता अगर उसके अंदर गुण नहीं है। ठीक है, कोई ला करके दे देगा, लेकिन अगर उसके अंदर गुण ही नहीं है उसको अच्छे से चलाने का, अच्छे से उपयोग करने का, तो वो किसी काम का नहीं है। तो बिहारी लाल जी क्या कहते हैं? बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो धतूरा होता है, धतूरे को भी हम कनक कहते हैं, लेकिन इस धतूरे से हम गहना नहीं गढ़वा सकते हैं ना। धतूरे का मतलब गहना तो नहीं हो जाएगा ना, धतूरा तो धतूरा ही है, वो गहना तो नहीं बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पूछा है कि कौन सा अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक या फिर अतिशयोक्ति। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति। और दोस्तों कहीं कहीं इसका जो एक और आंसर मिलता है वो मिलता है अर्था अंतर न्यास अलंकार। ठीक है, अर्था अंतर न्यास अलंकार भी मिलता है। तो यहाँ पर इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग कि इस तरीके से भी अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ है अर्था अंतर न्यास अलंकार, इस तरीके से, तो आप इसी को राइट आंसर लगाओगे, लेकिन इसमें नहीं दिया था इसीलिए हमने अतिशयोक्ति को लगाया, लेकिन आप याद रखिएगा। ठीक है, अर्था अंतर न्यास अलंकार, यहाँ पर र रहेगा। इस तरीके से फिर से मैं लिख दे रही हूं, अर्था, यहाँ पर बिंदी रहेगी, फिर यहाँ पर इस तरीके से अर्था अंतर न्यास अलंकार रहेगा। ठीक है, तो आप सही कर लीजिए, याद रखिएगा आप लोग इसको। अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन तो आप लोग का गलत ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ आप लोगों को कि आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, उल्लेख, अनुप्रास, उपमा या फिर श्लेष। दोस्तों पीपल के पत्ते की तरह मन डोलने लगा, किसी की तरह जब कोई चीज होता है तो उसमें होता है उपमा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, परीक्षा गुरु नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? श्रद्धा राम फुल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास, लज्जा राम शर्मा या किशोरी लाल गोस्वामी। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का। तो लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु नामक उपन्यास किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है।
अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास, लज्जा राम शर्मा, गोपाल राम गहमरी या फिर बाल कृष्ण भट्ट। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। जन भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे किसी देश के सभी व्यक्ति जानते और प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से जन प्रचार किया जाता है, जिसके माध्यम से देश के सभी व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं, या जिसके माध्यम से देश के अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके माध्यम से देश के अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं, यानी कि एक दूसरे की भाषा को समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं संकेत, चिन्ह, ध्वनि या उपरोक्त सभी। तो ये सब भाषा के मुख्य तत्व होते हैं, चाहे संकेत हो, चाहे चिन्ह हो, चाहे ध्वनियां हो। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है। अंगीठी का तत्सम रूप है अग्निका, अनिष्ठिका, अग्निष्ठिका या फिर अग्निष्ठिकी। दोस्तों अंगीठी का तत्सम रूप होता है अग्निष्ठिका। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि कौन सा युग्म सही नहीं है? बचन बैन, कपाट कपड़ा, पुराण पुराना, गंभीर गहरा। तो दोस्तों यहाँ पर जो कपाट कपड़ा दिया हुआ है, कपाट बल्कि क्या होता है, करपट होता है। करपट का कपड़ा ये तत्सम हो गया और कपड़ा तद्भव हो गया। तो ये युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? बस में खराबी थी इसीलिए दुर्घटना हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। श्याम आया और मोहन चला गया। दोस्तों छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, ये पूरा एक वाक्य सरल वाक्य है। एक छात्रा के बारे में बात किया जा रहा है और उसने क्या काम किया ये बताया गया। तो ये बिल्कुल सरल वाक्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने गए हैं। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो उद्देश्य होता है वो कर्ता होता है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। और कर्ता जो कुछ कर्ता के बारे में बताया जाता है वाक्य में वो विधेय होता है। जैसे कि सीता चाय बना रही है, सीता चाय बना रही है। अब इस वाक्य में आप अगर ध्यान से देखोगे तो सीता जो है ये कर्ता है, यानी कि ये उद्देश्य है, और जो विधेय क्या है, चाय बना रही है, ये पूरा, तो ये विधेय हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही नहीं दिया, यहाँ पर क्रिया को उद्देश्य माना गया है। तो ऑप्शन डी क्या है, ये कथन सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है। दोस्तों देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने, लोचन मग राम ही उरानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। तो दोस्तों इसमें है रति, ऑप्शन नंबर सी जो है रति, ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर रहीम जी का ये कथन है। रहीम जी ने कहा है कि निजी संबंधों में जहां पर गांठ हो जाती है एक बार, वहां पर फिर प्रेम या मिठास नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर किसकी बात हो रही है, श्रृंगार रस की बात हो रही है। और श्रृंगार रस में आप सभी लोगों को पता है कि श्रृंगार रस में रति अस्थाई भाव होता है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है ये हमने लगाया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? पुरानी बातों को दोहराना, कब्र को खोदना, मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना या मरे हुए व्यक्ति को बाहर निकालना। तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पुरानी बातों को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो चीजें बीत गई हैं उसको हम रिपीट कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। खाक में मिल जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? खूब तेज जलना, सामान बर्बाद होना, क्षरणशील होना या नष्ट हो जाना। तो खाक में मिल जाने का मतलब होता है नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के, इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विभावना, यमक या फिर श्लेष।
तो दोस्तों इसमें है यमक अलंकार। किस तरीके से, ये भी समझिए। तेरी बरछी ने बर छीने हैं। एक बरछी का मतलब हो जाता है धारदार हथियार, और दूसरे बर का जो मतलब है वो क्या है कि किसी के पति का प्राण लेना। तो बर छीने हैं खलन के। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बरछी है जिसने प्राण ले लिया है, धारदार हथियार है, और दूसरा है जिसने प्राण ले लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों के अर्थ में क्या भिन्नता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार की सबसे फेमस परिभाषा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग या पाए बौरा। ये तो आप लोगों को पता ही है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुर से हूँ जाय निरंतर गावे। इसमें अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, यमक, रूपक या फिर भ्रांतिमान। तो यहाँ पर आप देखिए बार बार स वर्ण आ रहा है, तो जहां पर एक ही अक्षर बार बार आ रहा है उसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, आप लोगों को पता ही है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है। गबन नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। गोदान, गबन, मंगलसूत्र, ये सब रचनाएं किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है मुंशी प्रेमचंद, इसको हम लगा देंगे, ये राइट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ठेठ हिंदी का ठाठ नामक उपन्यास किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हम हरिऔध के नाम से जानते हैं, या भगवती चरण वर्मा, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर वृंदालाल वर्मा जी। किसने लिखा है इसको? ठेठ हिंदी का ठाठ। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इनका जो उपनाम है वो क्या है? हरिऔध है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि हरिऔध के नाम से कौन जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। भाषा का मुख्य रूप होता है शाब्दिक, अशाब्दिक, उपयुक्त, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा को हम बोलते भी हैं और भाषा को हम लिखते भी हैं। तो भाषा का रूप, किसी भी भाषा को हम बोलते भी हैं और उसकी कोई ना कोई भाषा होती है, उसको हम लिखते भी हैं। तो इस तरीके से भाषा के कितने रूप हो गए? 2 रूप तो हो ही गए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है उपयुक्त, दोनों ही, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। लिखित भाषा के मूल तत्व हैं लिपि, शब्द, वाक्य या ये सभी। तो लिखित भाषा में लिपि, जैसे कि हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। शब्द भी महत्वपूर्ण होते हैं, वाक्य भी महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो सूरज नहीं बल्कि क्या होता है? सूर्य होता है ना शुद्ध शब्द। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, सूर्य का बिगड़ा हुआ रूप हम कह सकते हैं सूरज। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है जो बंदर है ये तद्भव शब्द है। तो इस तरीके से यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चंस को आप लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब पर आप क्लिक कर दोगे जैसे ही, तुरंत चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और जितनी भी वीडियोस मैं बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपने मोबाइल फोन पर मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएगी। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जो दोस्त आपके नहीं जुड़ पाए हैं ऑनलाइन, तुरंत नहीं जुड़ पाए हैं वीडियो में, वो बाद में इस वीडियो को जरूर देख पाए, वीडियो का लाभ ले पाए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। ईश्वर करे आप लोगों के सारे सपने पूरे हों, और आप लोगों ने जो भी सपने देखे हैं वो जल्दी पूरे हों। तो उसके लिए आपको जल्दी मेहनत भी करनी होगी, हमेशा लगे रहना होगा जब तक आपको जॉब मिल नहीं जाती। तो चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में यूपी टेट की, सीटेट की सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। और हर रात 8 बजे मैं वीडियोस लेकर के आती हूँ, तो रात को 8 बजे जरूर हमसे जुड़ जाया करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएंगी सारे विषयों की, चाहे यूपी टेट में बुक्स कौन सी लें, तैयारी कैसे करें, बिना कोचिंग के कैसे पढ़े, ये सारी वीडियोस मैंने बनाई है चैनल पर, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।